गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के जिस प्रांगण में आज हम हैं, यहां 28 साल पहले 21 साल के एक युवा ने योग दीक्षा ली और योगी बन गया। वही युवा पिछले 5 साल से भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और आज चुनावी मैदान में अपने विरोधियों को ललकार रहा है। राज्य में विधानसभा के चुनावों की गर्मी बढ़ रही है और आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी, हमसे जुड़ने के लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर ही आप वापस आए, विधानसभा का चुनाव भी आप यहीं से लड़ रहे हैं। गोरखपुर आपकी कर्मभूमि भी रही है, यहाँ से आपका आध्यात्मिक जुड़ाव भी रहा है। आप गोरखपुर ही वापस क्यों आए? बात चल रही थी मथुरा जाएंगे, अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, गोरखपुर में ये क्या खास बात? देखिए, गोरखपुर या प्रदेश अब मेरे लिए कोई अपरिचित नहीं है। हाँ, पार्टी ने मुझसे भी पूछा था और मैंने पार्टी के ऊपर भी छोड़ा था। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हर उस पर विचार करते हुए तय करती है और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पूरे संसदीय बोर्ड का कि उन्होंने मुझे गोरखपुर से पार्टी का प्रत्याशी बना करके पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरने की अनुमति दी। मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक अधिकृत प्रत्याशी के रूप में गोरखपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन फाइल किया है। 2017 में आप लोगों ने यहाँ पे इतिहास रचा। आप लोगों को 312 सीट मिली, आपके गठबंधन को 323 सीटें मिली। एक क्लीन स्वीप था। इससे ज़्यादा अच्छा 403 सीट में इतनी सीट आ जाना एक अपने आप में उस वक्त बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया। इस वक्त इस चुनाव में आप लोग फिर से 300 का नारा दे रहे हैं, इस बार 300 पार दोबारा। क्या आपको लगता है कि ये इस बार हो पाएगा? देखिए, लोकतंत्र में जन विश्वास किसी भी राजनेता के प्रति एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में सो देखा जाना चाहिए और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्तर प्रदेश और देश ने जो विश्वास व्यक्त किया है 2014 में, 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर, 2019 में फिर देश ने, वह अन्य राजनेता देश की आज़ादी के बाद हासिल कर पाए हो दिखाई नहीं देता है। इतना प्रचंड जन समर्थन, और वह केवल मुद्दों के आधार पर नहीं बल्कि उन कार्य पद्धतियों के आधार पर जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा हो, भारत के समग्र विकास का रहा हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का रहा हो, आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा के मोर्चे का मुद्दा रहा हो या आस्था का सम्मान का रहा हो, जो कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने देश के अंदर उस प्रकार के कार्य करके आम जनमानस के विश्वास को जीता है। यही कारण है कि एक आम नागरिक का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति है, वह विश्वास आज बीजेपी को इस भारी समर्थन के रूप में देखने को मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जन विश्वास पर खरा उतरेगी। 2017 की तर्ज पर 2022 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बीजेपी नेतृत्व की बनेगी और भारतीय जनता पार्टी 300 पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। योगी जी, अगर जितने भी अभी तक सर्वे आए हैं, अगर आप सर्वे देखें
तो भारतीय जनता पार्टी को 230 से 260 तक सीट बताई, अलग अलग सर्वे ने अलग अलग वो दिया है। समाजवादी पार्टी की काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, पहले उनकी 40 प्लस कुछ सीटें थी, 43 सीटें थी, अब करीब 100 से ऊपर 150 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि ऐसा हो सकता है? आपको लगता है कि 2014 में भाई बहन की पार्टी को भी लोगों ने बहुत हाईलाइट किया था? क्या हुआ था? 2 सीट पाई ना यूपी में। उस समय की प्रदेश की सत्ताधारी दल के बड़े बड़े दावे थे। क्या हुआ था? 5 सीटों पर सिकुड़ गए थे ना, पांचों भी एक ही परिवार के थे। 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी आई थी ना, जनता ने खारिज किया। उस समय बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो, उन सब के इतर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया था, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था। 2019 में महागठबंधन बन गया था। सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल और भी अन्य तमाम लोग उसके साथ जुड़ गए थे। परिणाम क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी 64 सीट पाकर के नंबर 1 पर थी। नंबर 2 पर जो थी वो मात्र 10 सीटें पाई थी, बहुजन समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस 1 सीट पाई। इस चुनाव में भी आप यही देखेंगे जी, उस वक्त भी सर्वे आपको कम सीटें। मैं क्या कह रहा हूं ना, देखिए सर्वे, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों, आप तीनों चुनावों का देख लें जी। तीनों चुनाव में क्या ट्रेंड है और मतदान का ट्रेंड क्या है। मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं, बढ़ोतरी हुई है। जी। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत पहले की तुलना में 7 वर्ष पूर्व की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 वर्ष के दौरान सुरक्षा के मुद्दे पर एक बेहतरीन स्थिति में हम लोग आए हैं। निवेश की व्यापक संभावनाएं यूपी के अंदर बनी हैं। रोजगार के सृजन हुए हैं। युवाओं को नौकरी पारदर्शी तरीके से मिलती हुई दिखाई दी है। अन्नदाता किसानों के भविष्य के लिए और अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए नया करने की एक व्यवस्था हुई। ऋण माफी से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और लाखों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता विकसित करने की कार्रवाई। एमएसपी से लागत का 1.5 गुना दाम किसान को आज प्राप्त हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। तो डबल इंजन की सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। तो ये सभी चीजें जुड़ेंगी तो 300 का पार बीजेपी पाएगी। और आपने देखा होगा, आप पिछले 6 महीने के अंदर देखें, 6 महीने पहले सपा गठबंधन कहा था, 3 महीने पहले कहा था और 1 महीने पहले कहा था और आज कहां पे है। ये 4 अलग अलग सर्वे भी आप देखेंगे तो वो लगातार उनको डिक्लाइन की तरफ है। जी। बीजेपी अप कर रही है, ये हर व्यक्ति जान रहा है। और प्रथम और द्वितीय चरण के टिकट वितरण के बाद जब प्रचार की कार्रवाई शुरू हुई, आज बहुत स्पष्ट स्थिति है कि बीजेपी 300 पार सीट पाएगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं तो पहले इस चीज को बोल चुका हूं। जी। देखिए, ये चुनाव
अंततः 80-20 का होना है। 80 में बीजेपी को रहना है, 20 में बाकी शेष दलों को रहना है। ये 80-20 की जब आपने बात की, हमारे मंच पे भी की, पहले भी की, तो लोगों ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान। क्या इसको इस तरीके से देखा? देखिए, कोई सोच किस रूप में रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 80% वे सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के बेहतर वातावरण को स्वीकारा भी है और उसको अनवरत वे बनाए रखना चाहते हैं, जिन्होंने प्रदेश के 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए कार्यों को नजदीक से महसूस किया और उसका लाभ भी लिया है, देखा है, नजदीक से देखा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है, एप्रिशिएट किया उन्होंने। वे लोग हैं जिन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हाथों हाथ लेकर के उसकी सराहना की है और उसको आगे भी अनवरत जारी रखना चाहते हैं। गरीब को अन्न योजना का लाभ मिले, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ मिले, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव की सुरक्षा और बिना भेदभाव की बिजली मिले, आवागमन आसान हो, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ग्रामीण सड़कें, ये सभी बेहतर हो। गाँव में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हम तकनीक के माध्यम से लोगों के जीवन को और सरल करें, आसान बनाएं। इसके लिए जो प्रयास, जो लोग सोचते हैं, वह एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर वह संख्या है जो 80% से ऊपर है, जो बीजेपी का साथ देगी। हाँ, जिनको लगता है कि सुरक्षा उनके अनैतिक और अवैध गतिविधियों पर लगाम है और ये हर हाल में ये बैरियर हटना चाहिए, तो वह कभी भी बीजेपी को स्वीकार नहीं कर सकती है। जिन्हें लगता है कि गरीब का कल्याण नहीं होना चाहिए, ये अन्न योजना क्यों मिल रही है, क्योंकि अब तो पहले इत्र वाले मित्र के घर में सारा पैसा चला जाता था, जो विकास का पैसा सब इत्र वाले मित्र के यहाँ चला जाता था, तो उनको तो परेशानी होगी स्वाभाविक रूप से। वो कब प्रदेश के हितैषी रहे हैं, कब गरीब का हितैषी रहे हैं, कब महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहे हैं, कब अन्नदाता किसानों के हितैषी रहे हैं। तो ये नकारात्मक जो आप 20% लोग बता रहे हैं, ये कौन है? क्या ये कोई मजहब विशेष है? मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जो सुरक्षा के लिए खतरा थे जी, जिनको विकास अच्छा नहीं लगता था, जिनको प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा अच्छी नहीं लगती थी, जिनको दंगा पसंद था, अराजकता पसंद थी, गुंडा टैक्स पसंद था, गरीब कल्याणकारी योजनाएं पसंद नहीं थी, चेहरा देखकर के योजनाओं को बांटना और बंदर बांट करना, जिन्होंने ऐसा काम किया, ये 20% ये वही लोग हैं और इसलिए ये लोग हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस 80% और 20% को आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, हर वह व्यक्ति जो सुरक्षा पसंद कर रहा है, किसान कल्याण की योजनाओं को, गरीब कल्याण की योजनाओं को, रोजगार की योजनाओं को पसंद कर रहा है, विकास को पसंद कर रहा है, वह बीजेपी के साथ आएगा और 80% बीजेपी के साथ आएगा। कैराना और मुजफ्फरनगर में आपने कहा है कि जिन लोगों को बहुत गर्मी चढ़ी है उनकी आप गर्मी उतार देंगे, यहाँ तक कि मई जून में आप वहाँ शिमला बना देंगे। ये आपने एक बार नहीं कई बार कहा है। क्या किराना के व्यापारियों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटियों को और वहां की बहनों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? पूरा अधिकार है और किसी भी चुनी गई सरकार का यह नैतिक दायित्व तो बनता है कि बिना भेदभाव की सुरक्षा दें। और मैं इसको बीजेपी सरकार की उपलब्धि मानता हूं कि सुरक्षा का जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है, इस सरकार के इस कार्य को माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने हाथों हाथ लिया है, इसको स्वीकार किया है, हाथों हाथ लिया है। लेकिन जो लोग पहले पलायन के लिए जिम्मेदार थे, दंगों के लिए जिम्मेदार थे, उपद्रव के लिए जिम्मेदार थे, आपराधिक दुनिया के शहंशाह अपने को मानते थे,
वे पेशेवर हिस्ट्री सीटर 4.5 साल दुबके हुए थे अपने बिलों में। जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी की और एक पार्टी विशेष ने उनको जब अपना प्रत्याशी बनाया, तो उसके बाद से फिर वे धमकाने लग गए वहाँ मतदाताओं को, व्यापारियों को, गरीबों को, किसानों को, बेटियों की सुरक्षा के लिए फिर थ्रेट आने लग गए। तो प्रदेश के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मेरा दायित्व तो बनता था कि मैं उनके थ्रेट का जवाब कायदे से दे दूं कि जो गर्मी है ना, ये 10 मार्च के बाद फिर शांत हो जाएगी और हम भी देखेंगे 10 मार्च के बाद क्या होगा। तो आप कह रहे हैं अभी भी परिस्थितियां बदली नहीं हैं, अभी भी इस तरह की प्रॉब्लम कुछ कुछ पॉकेट्स में है? बदली है, लेकिन उसको फिर पूर्व स्थिति में लाने की साजिश समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी करना चाहती है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन और बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस आज भी इसी फिराक में है कि पूर्व की स्थिति, दंगों की स्थिति लाई जाए, पलायन की स्थिति लाई जाए। वे प्रगति से संतुष्ट नहीं है, प्रगति उनको भाती भी नहीं, वे पलायन उनको पसंद है। व्यापारी पलायन कर जाए, अराजकता फैल जाए, दंगा होता रहे, निर्दोष लोग मरता रहे, वो इसको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे वोट का पोलराइजेशन, क्योंकि उनको वोट बैंक पसंद है जी। उनको सुरक्षा पसंद नहीं। वोट बैंक के लिए वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा नहीं, अभी संसद में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कश्मीर के मुद्दे पर किस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार की नीति का दुनिया के किसी देश ने विरोध नहीं किया, सबने उसको समर्थन किया सिवाय पाकिस्तान के। श्री राहुल गांधी क्या कांग्रेस के जिम्मेदार नेता अपने को मानते हैं और वह कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं? ये सब क्या है? इनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, अपने नागरिकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। और इस प्रकार की गैर जिम्मेदार हरकतें मुझे लगता है कोई सभ्य समाज भी स्वीकार नहीं करेगा और कोई भी चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार इसको स्वीकार नहीं कर सकती और फिर बीजेपी तो कतई स्वीकार नहीं कर सकती। निशाना इस वक्त आपका राहुल गांधी जी पर है, पर मुझे लगता है लड़ाई यहाँ पे दो तरफा होती जा रही है। लड़ाई आपकी समाजवादी पार्टी से। नहीं, मैंने क्या कहा, राहुल गांधी जी के बयान को भी यहाँ पे उद्धृत करना आवश्यक है, क्योंकि मैंने केवल राहुल जी का ही नाम नहीं लिया। मैंने तो इससे पहले कहा ना कि सपा, बसपा, कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची, जिस प्रकार के चेहरों को उसमें महत्व दिया गया और उन चेहरों के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में जिस प्रकार की थ्रेड दी गई, 4.5 वर्ष तक शांत थे जी। अचानक टिकट घोषित होते ही उनकी गर्मी चढ़ने लग गई, तो उस गर्मी का जवाब भी आवश्यक था। आप ये बताइए कि आप एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रदेश में ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने बहुत इंप्रूव की। ओवैसी जी पे गोली चल गई, उनके काफिले पे गोली चल गई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोकतंत्र में बैलेट पर विश्वास करते हैं, बुलेट पे नहीं। इस प्रकार की कोई भी घटना अस्वीकार्य है। मंच पे उनके अपने भाषण होंगे, हमारे अपने भाषण होंगे, हमारे मत वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की किसी को भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। एक दूसरा, मैं सभी दलों के नेताओं से भी इस बारे में अपील करूंगा कि मंच से भाषण देते समय इस बात को ध्यान में रखें कि हर वर्ग की भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। हम वोट बैंक के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं को कुचलने का भी कुत्सित प्रयास कतई न करें, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर उसकी रिएक्शन देखने को मिलते हैं और इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को। तो आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी जी ने पहले बहुत सारे बयान दिए। उन्होंने कहा है मोदी जी हरदम प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, योगी जी हरदम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जिस दिन ये हटेंगे उस दिन हम देख लेंगे। तो आपको लगता है ये इन सब चीज़ों की वजह से हो रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं। सुरक्षा मिलनी चाहिए उनको, और उनको राज्य सरकार ने सुरक्षा पहले से दे रखी है।
हमने उनको Y+ की सुरक्षा पहले से दे रखी है और उनके पास सुरक्षा है और सुरक्षा उनको मिलनी भी चाहिए। राज्य के अंदर हर नेता को हम जो पहले से कार्यक्रम जिनके मिलते हैं उनको सुरक्षा भी दी जाती है। हाँ, ओवैसी जी जिन क्षेत्रों के दौरे पे गए थे उनका कोई भी पूर्व निश्चित कार्यक्रम जनपद जिला प्रशासन को या राज्य सरकार को नहीं मिला था। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कार्यक्रम है, सभा के लिए परमिशन लोगों ने ली होगी, वो अपने आप में पर्याप्त है, उस आधार पर यह दायित्व बनता है सुरक्षा देने का। और पुलिस ने तत्परता से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है जो लोग इसमें सम्मिलित थे। ओवैसी को आप कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं मुस्लिम वोटर्स के हिसाब से? देखिए, वो अपने दल के नेता हैं, हर दल का नेता बड़ा है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, हर दल का नेता अपने आप में बड़ा है, हम उसको छोटा और बड़ा करके आंक नहीं सकते। जहां आप 80% और 20% की बात कर रहे हैं, वहां पे ऑपोजिशन समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य वो 85% और 15% की बात कर रहे हैं। वो इस चुनाव को बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड का कलर दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, जहां राष्ट्रवाद, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो जातिवाद की बात करते हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं तो तुष्टीकरण की बात करते हैं, हम लोग जब गरीब कल्याण की बात करते हैं तो वे परिवारवाद की बात करते हैं। सच्चाई तो ये है कि नाम भले ही समाजवादी होगा, सोच तो परिवारवादी ही है और काम दंगावादी से आज भी उभर नहीं पाया है। ये प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। जिन लोगों की सोच कभी परिवार से ऊपर उठ कर के नहीं जा पाई है, उन लोगों से आप ओबीसी समुदाय के कल्याण की बात करते हैं या अनुसूचित जाति के कल्याण की बात करते हैं, या उनसे आप किसी सामाजिक सौहार्द की अपेक्षा रखते हैं? ये सोच ही अपने आप में मुझे लगता है कि कोरी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं। योगी जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आप मोदी जी का स्लोगन रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आप इसको दोहराते हैं, आप हर मंच से इस बात को कहते भी हैं। अगर आपने इतने कैंडिडेट्स अभी तक घोषित किए हैं, मगर मुसलमान कोई भी कैंडिडेट आपने घोषित अभी तक नहीं किया है। देखिए, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ का मुसलमानों से क्या रिश्ता है? मेरा वही रिश्ता उनके साथ में है जो उनका रिश्ता मुझसे है। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम मंत्री हैं जी, श्री मोहसिन रजा जी। केंद्र सरकार में मंत्री हैं नकवी जी, और भी इस प्रकार के चेहरे हैं। आरिफ मोहम्मद खान जी आपके जो हैं केरल के गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा किसी चेहरे से, किसी व्यक्ति से या किसी जाति या मजहब से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हां, जिसका विरोध भारत से है, भारतीयता से है, स्वाभाविक रूप से हमारा उससे विरोध होगा। जो भारत को प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय 43.5 लाख यानी 43,50,000 से अधिक आवास उत्तर प्रदेश के गरीबों के बने हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ी जाति और अन्य गरीबों की आवास, अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए लोग भी हैं। चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं दिया गया। आप कह रहे थे मुसलमान भी हैं, मैं क्या कर रहा हूं, सभी लोग हैं इसमें। तो वो हमारा नागरिक है भाई, क्यों नहीं उसको मिलना चाहिए? जी। शासन की योजना में कोई भेदभाव नहीं, सबको सुरक्षा, सबको योजना का लाभ, सबको सम्मान, सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। हम व्यवस्था को भारत के संविधान के अनुरूप चलाएंगे। हमारी व्यवस्था
व्यक्ति जाति मत और मजहब का आधार नहीं बन सकती। यही भारत का सेकुलर स्टेटस है। सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू विरोध नहीं हो सकता, और सेकुलरिज्म का मतलब तुष्टीकरण भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है। हम जहाँ बैठे हैं गोरखनाथ मंदिर में, नाथ संप्रदाय में तो मुसलमानों से आप, बहुत मुसलमान आपसे जुड़े हुए हैं नाथ संप्रदाय से, और योगी और फकीर लोग तो साथ में बहुत, मैं इस परिसर में भी देखता हूँ इतनी दुकानें हैं मुसलमानों की हैं। तो आपको जब लोग मुसलमान विरोधी बताते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे तो लोग बहुत कुछ विरोधी बोलते हैं, और हमारी जो पीठ है ना जी, ये शैव परंपरा की पीठ है। तो शैव परंपरा से दीक्षित होने के नाते हम लोग जहर पीते हैं और अमृत बांटने का काम करते हैं, तभी वही सच्चा योगी होता है। इसलिए सबके उसको पाते जाओ, लेकिन जो अच्छा होगा वो करते जाओ। ये सब हमें पाना है जी। और यही हम लोगों की उपलब्धि भी है सेवा की। लोग हम पे आरोप लगाएं, लांछन लगाएं और उसके रूप में तमाम प्रकार का जो है वो करते जाएं। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की बात करेंगे, लेकिन बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना डिगे लोक कल्याण के पथ पर निरंतर चलेंगे, सुरक्षा के पथ पर निरंतर चलेंगे, पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को अक्षरशः लागू करेंगे। क्या आपको लगता है जाट और मुसलमान इस पर साथ में आ सकते हैं? देखिए, मुझे तो जमीन पे नहीं दिखाई देता है, और जो बयान हैं 2013, 2014 और कैराना का प्लान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता। और टिकट घोषित होने के बाद जिस प्रकार के थ्रेट आए हैं एसपी बीएसपी के प्रत्याशियों के द्वारा, उसको भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नागरिक कभी विस्मृत नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता है कि गौरव सचिन जैसे जाट युवकों और उसके बाद मारे गए सैकड़ों लोगों और गलत ढंग से फंसाए गए हजारों लोगों के अपमान को लोग भूल जाएं, मुझे नहीं लगता है। और जो वहाँ के रिएक्शन आ रहे हैं माताओं के, बहनों के, गांव के किसानों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के, उसमें कहीं नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई समीकरण होगा। तो जाट आपसे छिटकता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आपको कैसे लगता है? जाट उसी 80 का पार्ट है जी, उससे बाहर कहां से हो जाएगा? ब्राह्मण वोट की अगर थोड़ा सा बात करें तो अखिलेश जी काफ़ी ब्राह्मण वोट को वो करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो परशुराम जयंती भी मनाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक प्रबुद्ध समाज को आप गुमराह नहीं कर सकते। क्या एक प्रबुद्ध समाज इस बात को स्वीकार करेगा कि राम भक्तों पर गोली चलनी चाहिए? क्या वो स्वीकार करेगा कि पश्चिम में दंगे होते रहे या प्रदेश के अंदर दंगों की बाढ़ आती रहे? कभी नहीं स्वीकार करेगा, कभी नहीं स्वीकार कर सकता है। और फिर जिन लोगों के चरित्र को लोग देख चुके हैं, ये लोग तो क्या क्या नारा लगाते थे पहले जी, तो सब तो वही है, वही हवा है, वही सपा है, वही दंगे फसाद की उनकी मानसिकता आज भी है। बदला क्या है? बदला क्या है जिससे उसमें ब्राह्मण समाज विश्वास करे? कुछ तो एक ऐसी चीज दिखाई दे। आपका मानना है कि ब्राह्मण आप ही के साथ रहेगा? मैंने क्या कहा ना, जी, हमारे साथ समग्र समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हर वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो सुरक्षा चाहता है, विकास चाहता है, सुशासन का पक्षधर है और राष्ट्रवाद का पक्षधर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। योगी जी, 3 मंत्रियों ने आपको छोड़ा और 10 एमएलए भी आपको छोड़ कर गए। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या पिछड़ा वर्ग थोड़ा सा बीजेपी से? देखिए, वहां से भी बहुत सारे लोग बीजेपी में आए हैं। जी, मुलायम सिंह जी के समधी फिरोजाबाद में सिरसागंज से बीजेपी में आए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं।
उनके ऊपर ऐसे ही परिवारवाद का आरोप कम लगेगा, कुछ परिवार वालों को आपने ले लिया है। वो तो अंतहीन सिलसिला है, वो तो वहां पे वो कम नहीं होने वाला, वो सोच तो घूम फिर करके वही जानी है। जिनको लगता था कि वहां पे गलत हो रहा है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, संगठन चलाने की भी सामर्थ्य नहीं रही है, वो लोग वहां से हटे हैं कि वहां डूबने से अच्छा है हम यहां बीजेपी में आएंगे। और जो बीजेपी में आ रहे हैं इस आश्वासन के साथ नहीं आ रहे कि टिकट पाएंगे। पार्टी की मेरिट में खड़े उतरेंगे तो पार्टी टिकट देगी, नहीं उतरेंगे तो पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करने को तैयार है। बहुत सारे लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, एक लंबी श्रृंखला है इनके। पिछड़े वर्गों के लिए आपका क्या मैसेज है, और आपके बैकवर्ड कौन से बड़े चेहरे हैं आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कौन ऐसा चेहरा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में न हो? कौन से ऐसा चेहरा है? क्या भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री नहीं है? जी। क्या श्री केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम नहीं है? क्या डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में डिप्टी सीएम के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं? प्रदेश के अंदर क्या से अनिल राजभर क्या कैबिनेट मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर रहे हैं? या उत्तर प्रदेश के अंदर जयप्रकाश निषाद हमारे मंत्री हैं? एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन सामाजिक न्याय को देखने के साथ साथ वे लोग योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को अभी भी परिवारवाद का चस्का लगा है, जिनको लगता था कि नहीं सामाजिक न्याय के नाम पर केवल उनके परिवार के लोगों को ही सब कुछ मिलता रहे, बाकी अन्य लोगों को न मिले, तो उन लोगों को तो बुरा लगेगा ही। जी। हमारे यहाँ कौन नहीं है? हमारे पास हमारा प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ी जाति के हैं, रमाशंकर पटेल हमारी सरकार में मंत्री हैं, क्या पिछड़ी जाति के नहीं है क्या? एक लंबी श्रृंखला है। जी जी जी। आपको लगता है किसान बिल की वजह से आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई कठिनाई है? इसके वजह से कुछ माहौल ऐसा बन गया है? यूपी में किसान आंदोलन का कोई भी मतलब नहीं था, और उत्तर प्रदेश के किसानों ने जब किसान बिल पास हुए थे इसका समर्थन उस समय किया था, स्वयं मुख्यमंत्री आवास पे आकर के किए थे। बाद में किन कारणों से धरने पर बैठे वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन आप किसी भी उत्तर प्रदेश के किसान से पूछेंगे, वह उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो भी सहायता दी गई, कृषि ऋण से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, उन सभी योजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, और हर एक योजना का कई गुना लाभ पिछली सरकारों की तुलना में उनको प्राप्त हुआ है। प्रियंका गांधी फैक्टर इस चुनाव में दिखाई पड़ रहा है आपको कहीं भी? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% जो है लड़कियों को, महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, इसका कोई असर होगा? 6% वोट शेयर था पिछली बार। आपको लगता है कि कुछ कांग्रेस? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल तो है ही जी। अब उनको उतने लोग मिले कि नहीं मिले, एक प्रश्न तो ये। दूसरा ये है कि जनता जनार्दन कितना उनको पसंद करती है, कितनी उनकी लोगों की उपस्थिति है, ये भी देखती है। इसलिए जो है राजनीतिक दल के रूप में इनको चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। जन समर्थन कितना मिलता है ये 10 मार्च बता ही देगा। अखिलेश यादव और शिवपाल जी के खिलाफ उन्होंने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, कुछ साठगांठ है आपको लगता है? ये सांठगांठ तो 2019 में भी थी। इस दल आपस में मैच फिक्सिंग करके बीजेपी को रोकने के लिए एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की सहानुभूति व्यक्त करते हैं। यहां पे ये पर्दाफाश हो भी गया। आपने 15 जनवरी को मायावती जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, कुछ
पीछे बैकडोर कुछ बातें चल रही हैं कुछ? मैं सबको देता हूँ। अखिलेश जी के जन्मदिन पे अखिलेश जी को मैं बधाई देता हूँ, मायावती जी के जन्मदिन क्यों नहीं दूंगा जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है और ठीक है, कम ज़्यादा हो सकता है जी। देखिए हम लोग पर कोई तालमेल बीजेपी के साथ? नहीं, कोई तालमेल कैसा तालमेल। बीजेपी अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है, लेकिन जन्मदिन पे बधाई क्यों नहीं देंगे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के चेहरा जो थे मोदी जी थे, प्रचंड बहुमत मिला। क्या ये कहना सही होगा कि इस बार जो भी आपको सीटें मिलेंगी वो एक आप पर रेफरेंडम होगा? देखिए, चुनाव पार्टी लड़ती है, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में चुनाव का पार्ट हैं और हम लोगों ने जो कुछ भी किया है वह इसलिए नहीं किया है कि इसके बदले हम लोगों से वोट मांगे। ये इसलिए किया है क्योंकि हमारा दायित्व था, अपनी उस जवाबदेही का निर्वहन करने के लिए हम लोगों ने इस कार्य को किया है। और हम चुनावी मैदान में इसलिए हैं जिससे जो सुरक्षा मिली है, जो डेवलपमेंट के कार्य प्रारंभ हुए हैं, जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के अंदर लागू हुई हैं और तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही हैं, ये अनवरत चलते रहना चाहिए, इसमें और गति आनी चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर आवश्यक है। अनुमान करिए, 70 वर्षों में प्रदेश के अंदर 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे। आज डबल इंजन की सरकार 33 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश में बना रही है, जिसमें 17 चालू हो चुके हैं, बाकी 16 पर कार्य चल रहा है वर्तमान में। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का देखेंगे, 70 वर्षों में 1.5 एक्सप्रेसवे बन पाया था। आज प्रदेश में 9 एक्सप्रेसवे का कार्य चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित हो गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, अपने अंतिम चरणों में चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे प्रगति पर है। गंगा एक्सप्रेसवे पर काम प्रारंभ हुआ है। दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे चालू हो चुका है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी, काशी से कोलकाता, लखनऊ से कानपुर, ये सभी एक्सप्रेसवे बनने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ चुके हैं। ये फर्क बहुत स्पष्ट है और ये हर एक क्षेत्र में, एयर कनेक्टिविटी में 2070 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सिटी वायु सेवा से जुड़े थे, लखनऊ और वाराणसी। इस समय 9 सिटी 75 स्थानों पर देश और दुनिया के अंदर वायु सेवा की सुविधा दे रही है और हम लोग 11 नए एयरपोर्ट बना रहे हैं जी। 5 आने वाले समय 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला यूपी पहला राज्य होगा। जेवर का हमारा एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये चीजें अगर आप देखेंगे तो ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन पिछली सरकारों का इस सरकार के उस फर्क को बहुत साफ कर देता है। योगी जी, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, स्वाभाविक है थोड़ी बहुत खेमेबाजी यहाँ पर भी है। मोदी जी ने कुछ महीनों पहले आपके ऊपर हाथ रखा और एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज पार्टी को दिया कि सब एक साथ हैं, सब एक साथ लड़ रहे हैं। आप अपनी केमिस्ट्री मोदी जी के संग कैसे देखते हैं? कब मिले थे आप उनसे पहली बार? देखिए, मोदी जी देश के नेता हैं, पार्टी के सर्वोच्च नेता भी हैं और एक अभिभावक के रूप में उनका सानिध्य और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री के रूप में भी, नेता के रूप में भी सदैव मिलता है। वे अभिभावक हैं, अभिभावक से मतभेद होने का तो प्रश्न ही नहीं होता जी। जी जी, नहीं, बहुत सपोर्ट किया, हर मन से आपके बारे में बहुत हम लोग जो भी कर रहे हैं जी और जो कुछ भी कर पाए हैं वह प्रधानमंत्री मोदी जी के ही मार्गदर्शन में हमें सफलता प्राप्त हो पाई। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन का हो, या फिर प्रदेश के अंदर जो कुछ भी अच्छा दिखता है उसके पीछे प्रेरणा और मार्गदर्शन मोदी जी का है।
मेरा आखिरी सवाल, आज हम लोग गोरखनाथ मंदिर में ये इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं। अगर मैं सही हूँ तो आप 1994 में बसंत पंचमी के दिन 21 साल के थे और आपने दीक्षा ली थी। मैंने कहा ऐसे माहौल में थोड़ा सा इस बारे में बताएं, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कभी देखिए, आपने सोचा था कि... मेरी दीक्षा बसंत पंचमी के दिन 1994 में हुई थी जी, लेकिन मैं उससे 1 साल पहले ही यहाँ आ चुका था। और मैं अपने यानी इस गोरक्ष पीठ के तत्कालीन पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के संपर्क में 1989 में आ गया था। तो 1989 से लेके 92 तक मेरा उनके पास आना जाना था। उसके बाद फिर 93 में मैं यहाँ आ गया था, तो 1 साल उनके सानिध्य में मैं यहाँ पे था। और फिर 94 में बसंत पंचमी के दिन उन्होंने मुझे यहाँ पे योग की दीक्षा दी और इस संप्रदाय में दीक्षित किया। तो बसंत पंचमी की वह तिथि थी जब मैंने इस संप्रदाय में विधिवत दीक्षा लेकर के प्रवेश किया था। और मैं हमेशा उनको अपना आराध्य मानता रहा हूँ। और मेरे पूज्य गुरुदेव ही नहीं थे, बल्कि मेरे लिए सब कुछ थे। और आज भी मैं वही सम्मान, वही भाव उनको प्रति रखता हूँ। योगी जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। गोरखपुर से आपने नॉमिनेशन फाइल किया है। हम सब की ओर से आपको इस चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।